नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ना की खेती करके कमाएं अधिक आय। तिल की फसल में रोगों का नियंत्रण करना है जरूरी। किसान भाइयों, गन्ने की खेती नगदी फसल के रूप में की जाती है। गन्ने को खाने के अलावा जूस बनाकर भी पिया जाता है। इसके अलावा गन्ने के जूस से गुड़ और शक्कर का निर्माण किया जाता है। यह एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर नहीं होता, जिसकी वजह से यह एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। तो आप गन्ना की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीबी शर्मा। आज मैं आपसे गन्ने की बुआई के बारे में चर्चा करूंगा। गन्ने की बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वो आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। अक्टूबर नवंबर महीने में जब गन्ने की बुआई की जाती है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसकी बड़े अच्छे तरीके से जुताई और तैयारी होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दें। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं, खेत में बतर आने की स्थिति में पर्याप्त बतर जब आती है उस समय आप आड़ा खड़ा मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, जिसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। आड़ी खड़ी जुताई कर दें। इस जुताई के पहले जो भी देसी खाद यानी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप देना चाहते हैं वो आप खेत में बिखेर दें। करीब 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगेगी और इसको अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिला दें। प्लाऊ से जुताई करने के बाद इसमें डिस्क चलाएं, खेत को जो ढेले बन गए हैं उनको भुरभुरा करें, समतलीकरण करें और उसके बाद इसमें जो गन्ने का नाली बनाने वाला यंत्र है उससे नालियाँ बनाएं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिजर्व से जो नालियाँ बनाना है, कम से कम 1 फीट गहरी नालियाँ आप 3 फीट के अंतर से बनाते चलें। नाली से नाली की दूरी 3 फीट होना चाहिए। ये आपकी पहली आवश्यकता है। नालियाँ बनाने के बाद इन नालियों में आपको जो फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट, ये जो उर्वरक हैं, ये आपको आधार मात्रा के रूप में देना है। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। भूमि की तैयारी करने के बाद आपको जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किस्मों का चुनाव। किस्मों के चुनाव में मुख्य चीज़ ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए जिस किस्म की अनुशंसा की गई है वो आपको देखना है। जैसे सामान्य तौर पर जो जल्दी पकने वाली जातियाँ हैं उनमें कोजे 64, कोसी 671, को जवाहर 86, 572 या 86, 141, ये काफ़ी अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं। और मध्यम अवधि की किस्में ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको को जे 86, 600 या 86, 032 इन किस्मों का चुनाव करें। गन्ना भी अच्छा है और इनमें शक्कर का प्रतिशत भी अच्छा है। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है।
किस्मों के चुनाव के बाद आप ये देखें कि या तो प्रमाणित बीज लें, यदि किसान से किसान आप बीज लेते हैं तो आप देखिएगा कि फसल की जो उम्र है जिसमें से बीज लिया जाना है वो 10 से 11 माह की हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा 12, 13, 14 माह की फसल के गन्ने लेते हैं बीज के रूप में तो इनमें अंकुरण का जो प्रतिशत है वो गिर जाता है। इस प्रकार से गन्ने के बीज का चयन करें। बीज का चुनाव करने के बाद जब आप खेत में फसल बुआई करने के लिए, गन्ना लगाने के लिए जाते हैं तो गन्ने के गडेरियों में टुकड़े बनाना है। एक गडेरी 2 से 3 आँख की होना चाहिए। इससे बड़ी गडेरी में आपको अच्छा अंकुरण नहीं मिलता है। तो 2 से 3 आँख की गडेरी हैं, उनको टुकड़ों में धारदार हथियार से काट के टुकड़े कर लें। अब बोनी करने के पहले बीज उपचार के लिए आप सबसे पहले तो रोगों के लिए डाइथेन M45 और बावस्टीन का 0.5% घोल बना के और उसमें कम से कम 5 मिनट के लिए ये गन्ने के टुकड़ों को डाल दें कि इसकी बोनी के लिए जो सही समय है आने वाला है 1 अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर के अंत तक आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा अंकुरण आपको मिलेगा और कीट प्रकोप भी तुलनात्मक रूप से कम होगा। इनके घोल में बीज उपचार करने के बाद फिर गन्ने के टुकड़े को बाहर निकालें और इसको नालियों में बिछा दें। एक गडेरी से दूसरे गडेरी का जो कोना है, सिरा जो है वो मिला के बिछाते चलें। वो बिछाने के बाद इनको धीरे से दबा दें ताकि 2-3 इंच नीचे गहराई में गन्ना चला जाए। ये इसकी मुख्य तैयारी होती है गन्ने की। बुआई के बाद नालियों में पानी देते हैं, हल्का पानी देंगे आप अभी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खरीफ फसलों में तिल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका उत्पादन साल में 3 बार लिया जा सकता है। तिल का प्रयोग कई प्रकार की मिठाई, गचक और लड्डू बनाने में किया जाता है। इसके अलावा तिल से तेल भी निकाला जाता है जिसकी बाजार में मांग सबसे अधिक है। इसे देखते हुए किसानों के लिए तिल की खेती काफी लाभकारी है। तो जिन किसान भाइयों ने दरी से तिल की बुआई की है और उनकी फसल में रोगों का प्रकोप हो रहा है तो इनके नियंत्रण के लिए आप क्या करें, इसकी जानकारी लेते हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा नेमा से। पहली बात तो तिल की खेती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हल्की भूमि में लगाते हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी उसमें जल जमा हो गया है तो हमको उसका भराव नहीं होने देना है। उसके आसपास नालियां बना के पानी को निकाल देना है। उसके अतिरिक्त उसमें इस समय अगर पानी बरसता रहता है तो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, उनका निदान करते रहें तो भी हम तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल को रोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो इसमें फाइटोप्थोरा, पत्ती धब्बा रोग या गलन रोग की समस्या आती है। तो इससे जहाँ पानी अधिक होता है या ज़मीन थोड़ी भारी है उस क्षेत्र में इस रोग की समस्या ज़्यादा आती है। उसमें पत्तियों की अगर हम देखें पौधे की, सबसे पहले निचली पत्तियों पे पनीले धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे बड़े आकार के रूप ले लेते हैं और अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं और इस तरह से पूरा पौधा झुलस जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। तो इसके लिए हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें, निचली पत्तियों को ध्यान में रखें और रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब दवा या रिडोमिल MZ दवा का छिड़काव करें। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद इसमें पौधे में एक पत्ती धब्बा रोग आता है जिसे कि हम अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसमें पत्तियों पर, टहनियों पर और बाद में जो कैप्सूल या इसकी फलियां बनती हैं उसके ऊपर भी धब्बे बनते हैं। ये कभी कभी गोल होते हैं, कभी कभी अनियमित आकार के होते हैं। इस रोग से बचाव करना है तो हम मैनकोजेब दवा का या क्विंटाल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोनों दवा, अगर मैनकोजेब लेना तो 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, अगर क्विंटाल लेना है तो 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा तिल की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग का आक्रमण सितंबर माह के आरंभ में मौसम अनुकूल होने पर
पत्तियों की सतह पर सफेद चूर्ण के रूप में फफूंद जमा हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और बाद में ये पत्तियां झड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियल या जीवाणुज धब्बा या जीवाणु झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। इसके लिए हमको ताम्रयुक्त फफूंदनाशी और उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक जैसे स्टेप्टोसाइक्लिन दवा उसका भी मिश्रण का छिड़काव करना होता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम इन जो जीवाणु जनित रोग हैं उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। इसके बाद जब फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें बीमारी आती है जो कीटों के द्वारा फैलती है, जैसे कि बंध्यता रोग या बंधवा रोग या फाइलोडी रोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। इसमें जो पुष्पीय भाग है और ऊपर की पत्तियां हैं ये छोटे छोटे गुच्छोनुमा हो जाती हैं और वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। तो उसमें कभी बाद में फूल और फलियां नहीं आते हैं और हमें टोटल नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हमें खेत में यदा कदा ऐसे पौधे दिखाई देते हैं तो उन पौधों को पहले तो हम उखाड़ कर या काट कर अलग फेंक दें, नष्ट कर देंगे। जब रोग का प्रकोप अगर बढ़ने लगता है तो हमें कुछ कीटनाशक दवा, क्योंकि ये जो रोग है ये फुदका या लीफ हॉपर कीटों से फैलता है। लीफ हॉपर को मारने के लिए हमको कोई भी कीटनाशक दवा, नीम का तेल का उपयोग या इमिडाक्लोप्रिड दवा, अगर हमको इमिडाक्लोप्रिड लेना है तो इसको 10 लीटर पानी में 3 ml हमको मिलाना होगा। बहुत कम मात्रा में लगता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने और मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने की संभावना है और इसकी गति 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल इस समय बाली की अवस्था पर है और इस समय गंधी बग कीट का प्रकोप दिखाई देने को मिल रहा है। इससे बचाव के लिए नीम बीज का चूर्ण 5% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें अथवा कीटों का प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मोथ प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास
प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। राम तिल की फसल 30 से 45 दिन की हो जाने पर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की दूसरी मात्रा डालें। मक्के की फसल में अंगमारी रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि इसकी रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। रागी की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए 10 ग्राम सीडोमोनास प्रति लीटर पानी या फिर टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राइफ्लोक्सी स्ट्रोबिन 25 WG का छिड़काव करें। ब्लास्ट संभावित क्षेत्रों में नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक का झुलसा रोग की घटनाओं के साथ सकारात्मक संबंध है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा और पूर्वानुमानित आर्द्र मौसम के कारण अरबी की फसल में झुलसा रोग की प्रकोप देखे जा सकते हैं। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 0.1% मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और यदि आवश्यक हो तो 15 दिन के बाद छिड़काव दोबारा करें। बैंगन, मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों की फसलों में वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण बैक्टीरियल विल्ट रोग की प्रकोप देखे जा सकते हैं। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को 10 दिनों के अंतराल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% के साथ मिट्टी में डालने की सलाह दी जाती है। पशुओं में दूध उत्पादकता बनाए रखने और रोगों से बचाए रखने के लिए पशुशाला को मक्खियों से अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बाहर से किसी भी तरह से संक्रमण को रोकने के लिए पशु शेड के प्रवेश पर चूना का छिड़काव करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जरौल, जिला भिंड के कृषक गौतम यादव ने। ये गाय की साहिवाल नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गौतम यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वातावरण में जो अभी गाय की नस्ल की बात आप कर रहे हैं, इसमें जर्सी क्रॉस है, फ्रीजन क्रॉस है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर है। ये सब प्रजाति की जो गाय है यहाँ के लिए, जलवायु के लिए काफी उपयुक्त है। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। थनों और अयन पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी उभरी और टेढ़ी मेढ़ी होंगी, पशु उतना ही अधिक दुधारू होगा। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। जो टिपिकल लक्षण उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो
खास करके गोल से लेके लाल कलर की होती है साहिवाल गाय, और ये मध्यम साइज की होती है और हम लोगों के इस जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त गाय है साहिवाल। साहिवाल का दूध का उत्पादन क्षमता जो है प्रथम बियान में 6 से लेके 10 किलो तक रहता है। द्वितीय और तृतीय बियान में उसका मात्रा बढ़ जाता है, वो 8 से लेके 12 से 14 लीटर दूध प्रति बियान देती है साहिवाल। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है, साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। साहिवाल का शरीर मध्यम आकार का होने के कारण उस पर पोषण और विभिन्न आहार का जो भार होता है, जो उसमें जो लागत होता है आहार का, वो कम लगता है और उसके मात्रा में दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। साहिवाल गाय विभिन्न बीमारी के प्रति भी रेसिस्टेंस क्षमता उसके शरीर में सब ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बीमार कम पड़ती है। और ये हल्का वजन की गाय होती है, जिसको कि हैंडलिंग करने या उसको खान पान से लेके बाहर भीतर करने में पशुपालकों को आसानी होती है। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।